Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कर रहे थे, जिसके हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे. एक्सरसाइज 2.4 के हम एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर चुके थे. तो बाकी के क्वेश्चन हम आज वाली क्लास में करेंगे. तो लेट्स सी क्या है वो क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज. क्या कह रहा है कि शोभोज प्रेजेंट एज, शोभो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 6 गुना है शोभो की प्रेजेंट एज की. जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उसकी एज 10 ईयर है, तो उसकी मदर की एज उससे 6 टाइम्स का मतलब 6 गुना, यानी उसके 60 ईयर्स होगी. यहाँ पे उस तरह से कह रहा है, पर हमें यहाँ 10 तो मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, मुझे तो नहीं पता ना यहाँ शोभो की एज कितनी है. तो हम क्या मानेंगे? लेट शोभोज प्रेजेंट एज कितनी होगी? x. ठीक है. शोभोज मदर प्रेजेंट एज क्या बोला उसने? उसका 6 टाइम्स है, यानी कि वो 6x है. इतनी बात जो बोली थी मैंने लिख दी. अब आगे बढ़ते हैं. शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज. पहले तो हम ये 5 साल बाद होगी कितनी एज? आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years, 5 years क्या होगा? शोभोज एज कितनी हो जाएगी? 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 5. ठीक है. 5 साल बाद शोभो की एज आज जितनी है उसमें 5 और ऐड होंगे ना, तो इतनी होगी. मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज 6x + 5 हो जाएगी. अब ये तो पता चल गया कि 5 years बाद उनकी एज. अब जो क्वेश्चन में कहा है हमने वो अप्लाई करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3, यानी कि जैसे हमने कहा ना कि अभी आज तो उसकी मम्मी की 6 गुना है. 5 years बाद जो शोभो की एज है अपनी मम्मी की एज की 1/3 के बराबर होगी. यानी शोभो की एज जो है x + 5 किसके बराबर है? उसकी मम्मी की जो एज है उसको 1/3 करेंगे तब जाके उसकी एज उसके बराबर बनेगी. यही लाइन है देखो कि शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3. विल बी का मतलब कि किसके बराबर होगी? 1/3 का क्या मतलब होता है? 1/3. 1/3 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट, हिज मदर्स प्रेजेंट एज लिखा रह जाए यहाँ पे, है ना. 5 year की एज के बाद की बात नहीं लिखी है, वो लिख रहा है कि शोभोज एज 5 year फ्रॉम नाउ विल बी द 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. 5 year की एज की बात नहीं लिखी है, प्रेजेंट एज. तो ये यहाँ पे इतना नहीं आएगा. इसको हम क्या करेंगे? अब आप बात को समझना. मैंने लिखा था 6x + 5, वो 5 year के बाद की थी एज मम्मी की, है ना. यहाँ पे लिखा क्या है कि 5 साल के बाद जो शोभो की एज है किसके इक्वल होगी? 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. इस वर्ड को ध्यान रखना है. ऐसे जल्दबाजी में हम स्टेटमेंट पढ़ते हुए कुछ गलत कर सकते हैं, तो वो नहीं करना कि 1/3 किसके बराबर, किसके 1/3 होगा? जो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है. प्रेजेंट एज कितनी है? 6x है ना. बस स्टेटमेंट बन गई. अब देखो x + 5 इज इक्वल टू, ये 3 2 जा, यानी कि ये हो गया 2x. अब देखो क्या बना. x + 5 इज इक्वल टू 2x. अब x वाले एक तरफ करने हैं. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2x इज इक्वल टू x + 5. हमने पहले भी किया ऐसे कि इस तरह से लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब x को हम ले आए इधर, 2x - x इज इक्वल टू 5. x 2x में से 1x गया, x इज इक्वल टू 5, यानी x कितना आया? 5. यानी कि शोभो की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 5 years.
और मदर की कितनी होगी 6 × 5 30 ईयर्स। ये तो आप खुद से दोबारा लिखेंगे, ठीक है, कि शोभो की प्रेजेंट एज होगी 5 ईयर और मदर की होगी 30 ईयर। देख लो 6 गुना आ गई। क्लियर है सबको कैसे बना? ये रीड किया हमने, उसको उस पर लिखते गए। इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता, ये इवन मोर सिंपलर होते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस के, क्योंकि जो लिखा होता है हमें बस अपना पेपर पेन वैसे वैसे चलाते जाना है, सॉल्यूशन सामने सामने बन जाता है। क्लियर है सबको? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Maholis village। तो सबसे पहले तो एक यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लो। रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल तो पता है ना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइडेड फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये और ये इक्वल है। हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लिया जिसमें एक स्कूल बनना है। The length and breadth of plots are in the ratio 11:4। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ 11 होगी और ये 4 होगी, रेशियो है। अगर एक 22 मीटर और एक होगी 8, मतलब अगर लेंथ 22 है, अगर ये 8 है, तो अगर इसे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 जा, ये रेशियो का मतलब ये होता है कि कुछ भी, अब ये 2 का मल्टीपल थे, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर ये 33/12 हो तब भी वही बनेगा, कितना 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 11/4, ठीक है। 11:4 की रेशियो बनने। अब ये जो यहाँ 2 और 3 के मल्टीपल बन रहे हैं वो मुझे तो नहीं पता ना एग्जैक्टली क्या है, तो हम क्या मानेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 4x, ठीक है। x मान रही हूं क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना, 11:4 की रेशियो आ रही है, पर वो x, जैसे मैंने वहां एक जगह 2 और एक जगह 3 वाला एग्जांपल ले लिया, x की जगह रेशियो 11 और 4 की बन रही है, पर वो नंबर तो एग्जैक्टली कुछ और हो सकता है ना, इसलिए मैंने 11x और 4x मान लिया, ठीक है जी। ये इस रेशियो में है। इतनी बात लिख ली हमने, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो दिस, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। क्या कह रहा है कि उसको फेंस करना है एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 1 मीटर के ऊपर ₹100 का खर्चा आना है। इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री पे कुछ भी, जैसे आप वो कहते हो ना, कोई भी प्लॉट होता है उसके चारों ओर कोई कांटेदार वो लगाते हो या कुछ उसको सजा देते हो, तो इस बाउंड्री को उसने फेंस करना है, ठीक है, ठीक है। तो बाउंड्री हमारी एक्चुअली में क्या होती है, अगर हम अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें, ये एक पैरीमीटर होता है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल पैरीमीटर कितना हो गया, टोटल पैरीमीटर फॉर फेंसिंग, जितने को हमने फेंस करना है, जिस चीज को फेंसिंग की कितना होता है, पैरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि क्या 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, यानी कि क्या 2 कॉमन लिखो, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपको एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है पैरीमीटर का। अब टोटल यानी कितना हो गया, लेंथ कितनी थी 11x और ब्रेड्थ कितनी है 4x, ठीक है। यानी कितना हो गया 11 और 4 15x, 2 मल्टीप्लाई में 15x, यानी कि ये 30x हो गया। ये तो हो गया पैरीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, 1 मीटर पे, ये तो 30x मीटर आ गया ना, 1 मीटर पे तो इतना खर्चा है और टोटल खर्चा कितना हुआ है 75,000, ठीक है।
तो अब हम यहाँ से पहले तो ये निकालेंगे कि टोटल हमारे पास कितने मीटर है। तो हम अगर ये कहें कि 100 रुपीज़ खर्चा आया 1 मीटर पे, तो ये कितना मीटर था जिस पे ये हमारा खर्चा आया। तो अगर हम ये लिखें 100 रुपीज़ कॉस्ट फॉर कितना 1 मीटर, तो 1 रुपी कॉस्ट कितने पे लगेगी, ज़्यादा से कम के लिए करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है, ये आपको पता ही है, 1/100। अगर 100 रुपीज़ खर्चा आ रहा है 1 मीटर पे, तो 1 रुपी खर्चा तो बहुत छोटे से एरिया के लिए लगेगा ना। जो 100 रुपीज़ मान लो इतना एरिया के लिए लग रहा है, ठीक है, 1 रुपी खर्चा तो बहुत इतने से पे लगेगा, तो थोड़े के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखना जब भी ऐसे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। अब 1 के लिए मैंने निकाला इतना, और इतने रुपये खर्चा हुआ है ऑलरेडी 75,000 रुपी कॉस्ट फॉर किसके लिए 1/100। अब मैंने क्या कहा है, पहले 1 के लिए है, अब बात 1 से हम 75,000 पे पहुंच रहे हैं, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सॉल्व किया 20 से 20, यानी कि ये 750 मीटर आ गया। यानी कि ये जो 75,000 खर्चा आया है 750 मीटर को फेंस करने में। और हमने भी कहा है कि फेंस कितने एरिया पे हुआ है, कितनी जगह पे हुआ है, 30x मीटर पे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये उतना ही एरिया जिसपे फेंसिंग जितना खर्चा हुआ है, और वो भी हमने वही निकाला है कि जिसपे फेंस करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 750। तो यहां से x निकालोगे 750 अपॉन में 30, 0 से 0 ये आ गया 25, x की वैल्यू आ गई 25। अब उसने क्या कहा था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो डायमेंशन ऑफ प्लॉट का क्या मतलब हो गया, लेंथ निकालो। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 11x, 11 मल्टीप्लाई में 25, ये कर दो कितना बनेगा, 25 बन जाए 25 2, और ये हो गया 275 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ होगी 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई में 25, ये हो गया 100 मीटर। ठीक है, ये बात हो गई है। आगे ये बात समझ कैसे ये करना था, कि हमें जो कहा हुआ था वो हमने नोट कर लिया। फिर ये वाली एक और बात भी कही थी, दोनों बातें थी, वो भी पेरीमीटर था, ये भी उसने कहा कि टोटल उस पर इतने मीटर पे ये खर्चा आया, तो ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। क्लियर है सबको? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें, कोई है हसन नाम का बॉय, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल जो है वो बाय कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल का क्या मतलब, वो देखो, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर, यानी शर्ट्स बनाने के लिए कपड़ा खरीदा है, कितने का आ रहा है वो, ₹50 पर मीटर, 1 मीटर कपड़ा ₹50 का है। और क्या खरीदा है उसने, ट्राउजर मटेरियल, मतलब कि पैंट्स बनाने के लिए उसने कपड़ा खरीदा है, उसका क्या रेट है, ₹90 पर मीटर। अभी तक इतनी बात कही है कि हसन ने 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं, शर्ट बनाने के लिए, पैंट्स बनाने के लिए, और जिसका रेट बताया है ₹50 पर मीटर और ₹90 पर मीटर। ठीक है, for every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meter for the trouser material। अब ये नहीं उसने बताया कि टोटल कितना कपड़ा लिया, नहीं बताया ना, बस उसने कहा कि 1 मीटर कपड़ा शर्ट के लिए ₹50 का आया है, और 1 मीटर कपड़े पैंट के लिए ₹90 का, 1 मीटर का रेट बताया। और उसने ये कहा है कि 3 मीटर कपड़ा अगर शर्ट का लिए खरीदा है तो उतने, और 2 मीटर कपड़ा पैंट के लिए, रेशो बताइए, 3 मीटर शर्ट के पीछे उसने 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा है। ठीक है, ही सेल्स द मटेरियल
और वो उसको आगे, ये तो उसने अपनी खरीद बताई है, वो जहाँ से खरीद रहा है उसके आगे वो फिर बेचता भी है उसको। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको याद है बताया था 10%, ये रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे अगर उसने पहले शर्ट की बात कर रहा है फिर पैंट की बात कर रहा है, और इसका मतलब यहाँ पे ये शर्ट का प्रॉफिट है और ये पैंट का, क्योंकि बात ऐसी करते आ रहे हैं ना। फॉर 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। तो ये प्रॉफिट भी पहले फिर शर्ट का बता रहा है, फिर 10% ट्राउजर का प्रॉफिट बता रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि अगर पहले शर्ट की बात हो रही है फिर ट्राउजर की बात हो रही है, तो ये जो प्रॉफिट बताए हैं वो भी उसी अकॉर्डिंगली बताए हैं। His total sale is rupees this. How much trouser material did he buy? ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि टोटल कितने रुपए का उसने कपड़ा बेचा है, इतना। अब जो जो बात हमें दी गई है हम वैसे वैसे मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसने क्या कहा है कि 50 रुपये पर मीटर किसका खर्चा है? शर्ट का। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एक शर्ट के लिए, दूसरी बात कर लेते हैं ट्राउजर के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि पर मीटर इसका 50 रुपीज है पर मीटर का खर्चा, और उसका 90 रुपीज है पर मीटर का खर्चा। ठीक है, ये तो बता दिया कि इतने इतने की उसकी खरीद है। अभी टोटल कपड़ा नहीं बताया, बस क्या बताया है कि ये अगर 3x है तो वो 2x है। बात आ रही है मेरी समझ में कि कितना भी हो सकती है x की वैल्यू। अगर जैसे मान लो मैं 1 कह दूं, सिर्फ 1 मीटर कह दूं, 1 मीटर, तो यानी कि अगर ये 3 मीटर लिया है तो वो 2 मीटर लिया है। मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, है ना, पक्का नहीं। हमें पता है कि बस उसने एक जनरल बात कह दी कि 3 शर्ट्स का कपड़ा खरीदा जा रहा है, तो उस रेशो के पीछे 2 जो है पैंट्स का, ट्राउजर का कपड़ा खरीदा जा रहा है। उसने एक रेशो बता दी है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जरा इरेज करती हूँ। ठीक है, 3:2 की रेशो बताई है, 3x और 2x हमने मान लिया कि इतना इतना कपड़ा उसने खरीदा है। ठीक है, इतना कपड़ा खरीदा है टोटल शर्ट्स के लिए और इतना खरीदा है पैंट्स के लिए कपड़ा। ठीक होगी बात। तो टोटल क्लोथ फॉर शर्ट कितना हो जाएगा? टोटल क्लोथ रेट फॉर शर्ट्स कितना हो जाएगा? शर्ट्स के लिए क्या रेट लगा है? 1 मीटर का खर्चा तो 50 रुपीज है, तो टोटल कितना है? ये टोटल क्लोथ ये हो गया टोटल क्लोथ। इसको आप ऐसे लिखो, यहां पे मैं इसको रब करती हूं, यहां पे लिखो। ठीक है, ये वाला जो है टोटल क्लोथ फॉर शर्ट्स आ गया, है ना, और ये फॉर ट्राउजर हो गया। अब कॉस्ट कितनी पड़ी? टोटल कॉस्ट, सीपी बोलते हो ना, टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट्स कितनी हो जाएगी? अब कितना होएगा? टोटल खर्चा कितना आएगा? 1 मीटर का तो 50 रुपीज खर्चा है, समझ लो 1 मीटर पे 50 रुपीज लगाने पड़ रहे हैं, तो 3x पे कितना हो जाएगा? 1 मीटर 50 रुपीज का है, समझ लो। तो 10 मीटर कितने का आएगा? 1 मीटर 50 रुपीज का, 10 मीटर कितने का आएगा? 50 × 10 500 हो जाएगा ना, वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा 10 नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारा 3x है। तो टोटल सीपी फॉर शर्ट्स कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई में 3x कितना हो गया? 150x। ऐसे इसके लिए टोटल सीपी फॉर ट्राउजर्स कितना हो गया? टोटल कितना हो गया हमारा? ये 2x है ना, और ऊपर रेट कितना है? 90 मल्टीप्लाई में 2x कितना हो गया? 180x। ठीक है, ये सीपी हो गए। ठीक है, अब हमारे को आगे उसने प्रॉफिट भी बताया। अब बेचना है तो कुछ प्रॉफिट पे ही बेचता है ना, जो भी कोई कुछ बेचेगा। अब हम तो खरीद लाए, आगे दुकानदार ने अगर बेचना है तो कुछ प्रॉफिट पे बेचेगा। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट
12%। किस पे निकलता है प्रॉफिट? हमेशा सीपी पे। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 150x मल्टीप्लाई में 12%। इसका क्या मतलब होता है? 150x मल्टीप्लाई में 12/100, है ना। अब ये जरा काटते हैं, कितना बन गया? ये 0 से ये 0, 5 2 जा 5 3 जा 2 6 जा, यानी ये हो गया कितना? 18x। 18x, यहाँ से प्रॉफिट आ गया 18x। यहाँ का प्रॉफिट निकालते हैं, ये कितना प्रॉफिट निकलेगा? प्रॉफिट देखो कितना होएगा प्रॉफिट? कितना दिया? 10%। 10% ऑफ सीपी कितना है यहाँ पे? 180x। कितना हो गया? 10/100 मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, ये 0 से ये 0, 0 0 कट गया, ये आ गया 18x। ये भी 18x आ गया, वो भी 18। तो यानी प्रॉफिट शर्ट्स के कपड़े को पे भी 18x आ रहा है और ट्राउजर के कपड़े पे भी 18x आ रहा है। अब हमने जब बेचना होता है तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ शर्ट्स प्लस प्रॉफिट। अब अगर जितने का खरीदा है उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी हम बेचेंगे ना, और ये आपको पता भी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 150x प्लस में 18x। ठीक है, और अगर हम ट्राउजर की बात करें, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर्स कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ ट्राउजर्स प्लस प्रॉफिट, है ना। अब सीपी कितना था यहाँ पे? सीपी कितना है? 180x, यानी कि 180x प्लस 18x 198x। ये आया 198x और ये कितना हो गया? 168x, यानी कि ये सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि टोटल शर्ट्स के लिए जो कपड़ा है बेचा है 168x में, और टोटल कपड़ा बेचा है ट्राउजर्स के लिए 198x। यानी आधा तो शर्ट्स में बेचा है इतने रुपए में, और बाकी का बचा हुआ ट्राउजर्स में उतने रुपए का बेचा है। और वैसे उसने हमें बताया था एक्चुअली इतने रुपए का बिका है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, कहाँ पे लिखें हम? मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, रब कर दूं इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला सेलिंग प्राइस प्लस वो वाला सेलिंग प्राइस 168x प्लस 198x, टोटल जितना मनी है ये इसके बराबर है ना, क्योंकि उसने बताया भी हुआ है हमें क्वेश्चन में। उसने कहा ना टोटल सेल इतने रुपए की है, हमने भी ये टोटल सेल ही निकाली है, एसपी निकाला ना, सेलिंग प्राइस। टोटल सेल ये प्लस वो मिलके टोटल हो जाएगा ना, क्योंकि आधा शर्ट्स पे है आधा पैंट्स पे है, तो दोनों मिलके बराबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 36,600। अब इन दोनों को ऐड करो, 8 8 16 9 6 15 116 366x इज इक्वल टू 36600। x की वैल्यू 36600 अपॉन में 366, तो ये हो गया 100। x की वैल्यू होगी 100। ठीक है, x क्या मानना था हमने? स्टार्टिंग में हमने रेशो मानी थी, तो यानी शर्ट्स का कपड़ा कितना हो गया? 3x, और आपको याद है ट्राउजर का मैंने यहाँ लिखा हुआ था 2x। उसने यही कहा ना, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउजर का क्या माना था मैंने? ट्राउजर का कितना माना था? यहां पे लिख रही हूं, यहां पे किया था ना हमने, एक्सक्यूज मी, ट्राउजर्स मटेरियल। स्टार्टिंग में देखो आपने अभी नोट डाउन किया होगा, क्या माना था हमने? 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आई 100, ये आ गया 200 मीटर।
आ गया आपको समझ में? हमसे उन्होंने पूछा है कि ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना लिया था, वो अभी हमने जब यहाँ पे मैंने रब किया उससे पहले बनाया था ना, जैसे शर्ट का बनाया ऐसे ट्राउजर का बनाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं फिर से आपको एक बार ब्रीफ कर रही हूँ इसको। पहले आपने शर्ट और ट्राउजर लिख लिया दोनों साइड, रेट लिख लिया, उसका 50 पर मीटर है, उसका 90 पर मीटर है, और क्लॉथ ही नहीं हमें पता था कितना है टोटल। हमने क्या कर लिया, उसने बोला था कि बस वो 3 और 2 की रेशो में है, तो 3x और 2x मान लिया। टोटल कपड़ा 3x और 2x की रेशो में, और पर कितने रुपए का खरीदा, 1 मीटर 50 रुपए का, तो 3x 150x और वो हो गया था 180x। बस प्रॉफिट आप निकालना जानते हैं, हमेशा सीपी पे निकलता है। प्रॉफिट निकाला, सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट, टोटल एसपी इसका भी आ गया, उसका भी आ गया, टोटल मिलके इक्वेट कर दिया। क्लियर है सबको? ओके तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. Rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. एक झुंड जा रहा है डियर्स का, ठीक है, उसमें कह रहा है हाफ ऑफ द डियर। अब उसने हमें यही नहीं पता है कितने, हाफ किसका करें, तो मानते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हो गए, x मान लिए। पहले हमें पता नहीं, क्योंकि जोन सी बात कही है, हमें जब वो पता होगा तभी तो हम आगे कर पाएंगे। अब हम लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ द हेयर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड कितने हैं, उसने कहा था जितने हैं टोटल के हाफ का मतलब 1/2 ऑफ x, यानी कि x/2। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल डियर्स हमने मान लिया पूरे झुंड में x जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्योंकि कितने हैं, बस उसने बोले हाफ उसके हाफ ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितने हैं, पहले तो अब हम रिमेनिंग निकालते हैं। रिमेनिंग डियर्स कितने रह गए, टोटल x से x/2 तो फील्ड में चले गए, तो रिमेनिंग कितने हो गए, टोटल में से ये x/2 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आया एलसीएम 1, दोनों का एलसीएम 2, कितना हो गया 2x माइनस x/2, यानी कि बाकी के x/2 और बच गए, ठीक है। अब जो अगली लाइन का ये वो करते हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। 3/4 ऑफ रिमेनिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो रिमेनिंग थे x/2 उसका 3/4 उसका 3/4 ये हो गया। 3/4 का मतलब होता है 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग 3, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस दीज डियर्स आर प्लेइंग, ठीक है। सो दैट मीन्स प्लेइंग डियर्स कितने हैं, प्लेइंग डियर्स कितने हो गए प्लेइंग, यहां से 3 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ 3x, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ 8, यानी कि इतने प्ले कर रहे हैं, इतने खेल रहे हैं। अब आगे देखो, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रेस्ट 9, कि जो बाकी के बचे हुए हैं उसने नंबर बता दिया कि रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग द वाटर। तो अब यहां पे हमें रेस्ट उसने बता दिया 9, पर हमें तो पता नहीं रेस्ट कितने हैं, इसमें से ये जो है प्ले कर रहे थे, तो बाकी कितने बचे, तो x रेस्ट डियर्स कितने हो गए, इस x/2 में से, इस वाले x/2 में से जितने खेलने चले गए उसको माइनस कर दो, 3x/8, ठीक है। वो कितने ये निकाल लो, एलसीएम लिया 8 दोनों का, 2 4 जा 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4x माइनस 3x, यानी कि आ गया x/8, है ना। ये क्या कह रहा है x/8, ये क्या था, जो क्या है ये रिमेनिंग, वो जो है पानी पी रहे हैं। सो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर ड्रिंकिंग डियर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग वाटर ड्रिंकिंग डियर्स इज इक्वल टू 9। हमने कितने निकाले हैं रिमेनिंग? x/8, वो भी रिमेनिंग थे, ये भी रिमेनिंग, तो यानी x/8 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब यहाँ 8, ये हमने क्या करना है, हमेशा जब भी वेरिएबल वाले टर्म को सॉल्व करना है तो उसको अकेले रखना है, उसके साथ से बाकी सब हटा देने हैं। तो ये 8 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी x इज इक्वल टू 9 × 8, ये हो गया 72, यानी x की वैल्यू आ गई 72। x माना किसको था? टोटल नंबर ऑफ डियर्स। यही उसने कहा था कि बताओ नंबर ऑफ डियर्स है कितने झुंड में, तो टोटल 72 डियर्स जो है झुंड में थे। बस देखो सीधा कहा गया था कि आधे ये कर रहे हैं बाकी ये कर रहे हैं, बस वही हमने पता नहीं था पूरे कितने x मान लिए, उसके आधे कर दिए यानी x/2। बाकी के कितने बचे थे? x/2, उसमें से ये वाले जो थे प्ले कर रहे थे। अब कितने बचे? इसमें से ये प्ले कर रहे थे, बाकी के इसमें से माइनस करके ये बचे। आ गया सबको समझ? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। क्लियर है सबको? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर है is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 year older than her. Find the present age. अब देखो, मतलब यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की बात कही है, तो हम क्या लिखते हैं? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी है? x है। ठीक है, प्रेजेंट एज इतनी है, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का क्या बताया क्वेश्चन में कि वो 10 टाइम्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी हो जाएगी? उसने कहा 10 टाइम्स है, तो यानी कि 10x। ठीक है, ये तो बात कह दी हमने प्रेजेंट एजेस की। प्रेजेंट एज ग्रैंड डॉटर की x थी, फादर की कही ग्रैंडफादर की 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना। ठीक है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन। अब दूसरी बात क्या कही है कि जो ग्रैंडफादर है 54 ईयर ज्यादा भी है, 54 ईयर ज्यादा भी है। इसका क्या मतलब हुआ? जितनी उसकी है x इज इक्वल टू क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, यानी कि जितनी उसकी एज है उससे वो 54 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है? x किसकी है? ग्रैंड डॉटर की। वो क्या है? अपने ग्रैंड फादर से यानी दादा से 54 ईयर कम है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो उसका ग्रैंड फादर है वो उससे 54 ईयर ज्यादा है, यानी कि x + 54। बात समझ रहे हो? अगर उसकी एज ग्रैंड डॉटर की इतनी है तो वो क्या है? उसकी एज से 54 ज्यादा है, यानी कि दोनों की एजेस कैसे बराबर होंगी कि उसमें अगर हम ये ऐड कर दें। ठीक है, क्या कह रहा है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, 54 ईयर उससे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि ये उसके इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां से अब आप कैसे निकालोगे? तो अब यहां पे समझ रहे हैं आप बात क्या कह रहा है? ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। बात आज की हो रही है, तो यानी कि अगर ग्रैंड डॉटर की आज x है और उसकी 10x है, ये है 10x। ठीक है, ग्रैंड फादर की 10x है,
पर अगर हम वो बात करें, वो एक बात तो उसने कह दी ये इतनी है, ये इतनी है, पर एक उसने बताया भी दोनों की एज में डिफरेंस कितना है, कि यानी कि ये जो है, अब मैं अगर इसमें ये कर दूंगी तो बड़ा हो जाएगा ना, तो आपने इसको कैसे करना है, रीराइट करने लगी हूं मैं इसको, दोबारा समझो अब इस बात को, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो ग्रैंड डॉटर की एज है वो मान ली थी हमने, ये आज की बात मैं दोबारा समझा रही हूं, ग्रैंड डॉटर की एज x है, उसके फादर ग्रैंड फादर की उससे 10 गुना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसकी एज है ग्रैंड फादर की वो कितनी ज्यादा है उससे, 54, यानी कि अगर उसमें मैं 54 ऐड करूं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर मैं ऐसे करूं कि दोनों की एज में डिफरेंस 10x और उसकी x है ना, दोनों की एज में डिफरेंस 54 का है। जैसे अगर मैं कह दूं आपके दादा आपसे, मैं कह दूं कोई भी स्टूडेंट है उसकी एज 10 ईयर्स है, सपोज करो, उसके दादा उससे 50 ईयर्स बड़े हैं, उससे 50 ईयर्स बड़े हैं, तो यानी कि दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 50 ईयर्स का। तो यही बात यहाँ पे की है कि दोनों की एज में जो डिफरेंस है 54 का, क्योंकि 50 ईयर्स ज़्यादा बड़े हैं, वो ज़्यादा हैं, तो दोनों की एज का डिफरेंस 54 है। अब यहाँ से निकाल लो कितना हो गया, ये 9x इज इक्वल टू 54, ठीक है। x निकालेंगे तो ये जो 9 मल्टीप्लाई में वो जाके डिवाइड में, 9 अब कितने पे जाएगा, इसको काट दो, कितने पे होगा बताओ टेबल, 9 6 जा, x इज इक्वल टू 6, तो यानी कि ये आ गया 6 ईयर्स। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी ग्रैंड डॉटर की, ग्रैंड डॉटर एज x माननी थी, वो आ गया 6 ईयर्स, और ग्रैंड फादर एज कितनी होगी, कितनी होगी 10x, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 6 कितना हो गया 60 ईयर्स, ठीक हो गया, ये 60 ईयर्स हो गया। आ गया समझ, जो जो कंडीशन दी होती है उसको आपने जस्ट अप्लाई कर देना है, क्लियर है। सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, 10 ईयर एगो वाज 5। सबसे पहले तो हमें यानी आज की प्रेजेंट एज माननी है, सन्स प्रेजेंट एज कितनी मान लें हम, x, ठीक है, x ईयर्स। अमन की एज कितनी होगी, अमन्स प्रेजेंट एज उसने कहा है अमन की प्रेजेंट एज जो है उसके सन से 3 टाइम्स है, 3 गुना, यानी उसकी x है तो इसकी 3x है ना। एक बात तो ये लिख दी जो बोली थी, अगली लाइन पढ़ो, 10 ईयर्स एगो, यानी 10 ईयर्स पहले, तो सबसे पहले 10 ईयर्स एगो की बात कर लेते हैं। 10 ईयर्स एगो सन की कितनी एज होगी, सन्स एज कितनी होगी, x माइनस 10, एक तो ये लिख लेते हैं बात। और अमन की एज कितनी होगी, अमन्स एज कितनी होगी है 3x माइनस 10 ईयर्स, ठीक हो गया। सन कितनी होगी, अमन कितनी होगी। अब बात उसने क्या कही थी 10 ईयर पहले, कि 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम हिज सन एज, कि वो जो 10 साल पहले अमन की एज थी अपने बेटे से 5 गुना थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो 3x माइनस 10 जो 5 साल पहले उसकी एज थी किसके बराबर थी, अपने बेटे की एज की 5 गुना, ठीक है। उसकी जो एज है अमन की अपने बेटे की एज की 5 गुना है, 5 टाइम्स है, ये लाइन उसने लिखी है, वही हमने लिख दिया बस। अब इसके बाद तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। 3x माइनस 10, 5 मल्टीप्लाई करोगे 5 को x से, 5x माइनस का 50, ठीक है। अब हमने x वाले एक तरफ कर लेने हैं, 3x
ये इधर आएगा माइनस का 5x और -10 उधर जाके प्लस का 10। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 2x, वो कितना बचेगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू 40/2, यानी कि 2 2 जा 4 0, x इज इक्वल टू 20 आ गया। तो यानी कि सन की, उसने कहा था दोनों की प्रेजेंट एज बताओ, तो सन की कितनी होगी, सन्स प्रेजेंट एज क्या थी, x, यानी कि 20 ईयर्स। और अमन की, अमन एज कितनी थी, 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 20, 60 ईयर्स। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, है ना, ये क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं। आ गया सबको समझ? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो ऐसे आपने रजत देखा कि कैसे हमने ये वेरिएबल जब दोनों साइड से, उसके क्वेश्चंस को भी हमने, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व कर लिया, है ना। तो अब आप इन सभी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को अपने हाथों से रिवाइज करेंगे, सो दैट कि अब जब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिले, इसके साथ आप पूरी तरह से फैमिलियर हों। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।